So, hi everyone, welcome to yet another lecture. And in today's lecture, we are going to learn. This is a series actually, and we are going to learn about Friedrich Nietzsche and his work, Thus Spoke Zarathustra. मैंने प्रोलोग ऑलरेडी खत्म कर रखा है. ये जो सीरीज है, इस सीरीज में मैं एक एक करके जितने भी फिलोसॉफिकल वर्क्स हैं, स्पेशली फ्रेडरिक नीचे का और भी अदर फिलोसफर्स का, उसको कवर करने की कोशिश करूंगा. और मैंने इस चीज़ को ठान लिया है कि इस पूरा का पूरा साल मैं हर रोज़ मैं कोशिश करूंगा, एटलीस्ट मैं कोशिश करूंगा कि ईच एंड एवरी डे मैं एटलीस्ट 10 या 20 मिनट के एक फिलॉसफी पे लेक्चर बनाऊं, ताकि along with me you can also grow. ठीक है. अब ये जो आज का लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं 3 चैप्टर को कवर करूंगा. मैं कोशिश करूंगा 3 चैप्टर को कवर करने की. अगर समय मिलेगा तो 4 या 5 चैप्टर भी कवर करूंगा, क्योंकि अगर मैं एक ही दिन में 4-4, 5-5, 6 चैप्टर कवर करूंगा तो बहुत समय ले लेगा, और ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा. और मुझे पता है कि यूट्यूब पे लोग लंबी वीडियोस नहीं देखते हैं और फिलोसॉफिकल वीडियोस बहुत कम देखते हैं. तो मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा ऑडियंस मैं जुटा पाऊँ, क्योंकि मेरा हमेशा से एक ही गोल रहा है कि मुझे जो भी चीज़ें आती है मैं बच्चों में शेयर करूँ, मैं वैसे लोगों में शेयर करूँ जो बिल्कुल मेरी तरह सोचते हैं, जो जिनके अंदर एजुकेशन लेने का, जिनके अंदर नॉलेज ग्रहण करने का एक ख्वाब है, या फिर कह सकते हैं कि जो चाहते हैं. ठीक है. अब इस लेक्चर में हम 3 चैप्टर को कवर करेंगे, कोशिश करेंगे 3 चैप्टर को कवर करने की. पहला, ऑफ द 3 मेटामॉर्फोसिस. उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो स्पिरिट है, जो एक स्पिरिट है अकॉर्डिंग टू नीचे, अकॉर्डिंग टू ज़ाराथुस्ट्रा, वो किस तरह से बदलता है और किस तरह से वो रिप्रेजेंट करता है एक तरह से साइकिल ऑफ लाइफ को. और दूसरा हम देखेंगे ऑफ द चेयर ऑफ वर्च्यू, जिसके अंदर वो बात करेगा एक ऐसे आदमी का जो अपने आप को बहुत ज्ञानी मानता हो, बट उसे आता कुछ नहीं है, उसे स्लिप के अलावा कुछ और नॉलेज नहीं है, मतलब उसे रियलिटी से कोई मतलब नहीं है. और तीसरा हम जो चैप्टर है वो है ऑफ द आफ्टर वर्ल्ड्समैन, मतलब कि जो इंसान मेटाफिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं. तो इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे 3 चैप्टर को, जिसमें नीचे ने एस्टैब्लिश करने की कोशिश किया है एक नई तरह की फिलॉसफी, एक नया तरह का आर्ग्यूमेंट. और ये डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो क्रिश्चियन मोरालिटी है, जो वेस्टर्न मोरालिटी है ना, उसके अगेंस्ट लिखी जा रही है. तो हम हर एंगल से इसको समझने की कोशिश करेंगे. ऐसा नहीं कि जो टेक्स्ट कह रहा है, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि आज का जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, या नीचे का वो जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड था, नीचे के समय में जो जिस तरह से समाज सोचता था, जिस तरह से समाज दिखता था, है ना, उन सबको समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो कहता है ऑफ द मेटामॉर्फोसिस में पहला, आई नेम यू 3 मेटामॉर्फोसिस, मतलब वो 3 मेटामॉर्फोसिस को नेम करते हैं, मतलब 3 स्पिरिट होते हैं. एक ही चीज है, और वही चीज 3 बार, वही एक ही स्पिरिट है, और वो 3 बार मेटामॉर्फोसिस करता है, मतलब 3 बार चेंज, अपना रूप बदलता है, और तीनों चीज सिंबलाइज करता है. तो सबसे पहला जो मेटामॉर्फोसिस है वो कैमल का है. ठीक है. दूसरा लायन का है, और तीसरा चाइल्ड का है. और तीनों चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग देखेंगे. ज़राथुस्ट्रा लिखता है कि व्हाट इज हैवी. दस आस्क द वेट बियरिंग स्पिरिट, पूछता है वेट बियरिंग स्पिरिट से, मतलब कैमल से. मैं पहले बता दूं कि जो कैमल है वो सिंबलाइज कर रहा है क्या. कैमल सिंबलाइजेस स्पिरिट दैट इज स्ट्रॉन्ग, हम्बल एंड रेवरेंट, विच मीन्स कि कैमल जो है वो काफ़ी वेट को अपने ऊपर लाता है, काफ़ी हम्बल है, काफ़ी रेवरेंट है, विच मीन्स कि उसको जैसा कहा जाता है वैसा सुनता है, मालिक जैसा कहता है वैसा सुनता है ना. जैसे अगर आप कंपनी में वर्क करते हो, या अगर आप किसी कॉलेज में वर्क करते हो, जो आपका प्रिंसिपल बोलेगा वो आपको सुनना पड़ेगा, जो आपसे ऊपर की वीसी बोलेगा वो आपको सुनना पड़ेगा, है ना. उसी तरीके से जिस तरह से अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपका जो सीईओ है वो जो कहेगा आपको सुनना पड़ेगा. तो वो एक सेंस में कैमल जो है वो बिल्कुल वही कर रहा है, क्योंकि जो कैमल है वो विलिंगली कैरी कर रहा है क्या, वेट को कैरी कर रहा है. यहाँ पे ह्यूमिलिटी को कैरी करेगा, सेक्रीफाइस को कैरी करेगा, है ना, सेल्फ डिनाइल में रहेगा, है ना, और ड्यूटी को जो जिस तरह से उसको ड्यूटी मिलती है ना, बोझ ढोना, उसको वो निभाएगा. इसलिए कहता है कि एक सेंस में कैमल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मोरल कमांडमेंट्स को, कल्चरल एक्सपेक्टेशंस को, और ट्रेडिशनल ट्रूथ को. ठीक है. तो यहाँ पे पूछता है, कहते हैं कि व्हाट इज हैवी. दस आस्क्स द वेट बियरिंग स्पिरिट, दस इट नील्स डाउन लाइक द कैमल एंड वांट्स टू बी वेल laden. What is the heaviest thing, you heroes? So ask the weight bearing spirit that I may take it upon me and rejoice my strength. Which means यहाँ पे कैमल जो है वो कह रहा है, वो जो कैमल जो पहला स्पिरिट है वो कह रहा है कि मैं अपने कंधे पे बहुत सारा वजन ढोता हूँ, मैं अपने कंधे पे एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रेडिशन को ढो रहा हूँ,
तो यहाँ पे नीचे इसके थ्रू कहना चाह रहे हैं कि जो जिस तरह से कैमल अपने अपने पीठ पे बोझ ढोता है, जिस तरह से कैमल इतनी इतनी हैवी वेट को ढोता है, बिना कुछ बोले चुपचाप सुन लेता है, डिनायल में, सेल्फ डिनायल में रहता है, अपने आप को सेक्रीफाइस करता है, लेकिन एक बार भी कुछ नहीं बोलता है। उसी तरीके से लोग हैं, उसी तरीके से वेस्टर्न पीपल हैं। ये जो वेस्टर्न समाज है, वो उसने क्या किया है, उसने अपने अपने ऊपर क्रिश्चियन मोरालिटी को, उसने उसने अपने ऊपर एक मोरालिटी को स्थापित कर लिया है और उसको उसने वो ट्रुथ कह रहा है ना। इसलिए कहता है कि देखोगे जो सबसे हैवीएस्ट है ना, इसलिए कहता है कि जब कैमल से पूछा जाता है तो वो नील झुक जाता है और झुक के अपने पीठ पे क्या कहता है, वजन को ढोता है। उसी तरीके से जो ह्यूमैनिटी है, कैमल जो है एक तरह से ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ह्यूमैनिटी है वो क्या कर रहा है, वो बहुत बड़ा हैवी वेट, जो कल्चर का वेट है, जो ट्रुथ का वेट है, जो मोरालिटी का वेट है, उसको लेके ढो रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये जो स्टेज है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो जो वैसा लाइफ जिसके अंदर ओबीडियंस है, जिसके अंदर ऑनर है, जिसके अंदर मोरल डिसिप्लिन है, विच मीन्स कि जिस तरह से हम ओबीडियंस को फॉलो करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप किसी कंपनी में हो तो कंपनी का जो सीईओ है वो जो कहेगा आपको सुनना पड़ेगा, और आप वही करते हो, है ना। तो एक तरह से आप ओबीडियंस बन जाते हो वहां पे, है ना। आप सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जाते हो, आप ऑनर करते हो सामने वाले को, अपने मास्टर का, और एक मॉरल डिसिप्लिन में आप रहते हो। ठीक है, जो इंसान, और नीचे के अनुसार ऐसा इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसने कभी रिटेलिएट नहीं किया, उसने कभी क्वेश्चन नहीं किया, उसने कभी, क्योंकि उसको जो मिला, जो भी बोझ उसे मिला, जो भी उसको काम करने को मिला, वो सब कुछ एक्सेप्ट करता चला जाता है। वही कहता है कि जिस तरह से क्रिश्चियन मोरालिटी ने समाज को अपने बोझ के तले दबाया है, किसी इंसान के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो उस चीज को क्वेश्चन कर सके। कैमल की तरह वो क्या करता है, अपनी पीठ पे बोझ लादता है। ठीक है, अब अगला जो है वो आता है लायन का, दूसरा, वही स्पिरिट बाद में लायन बनता है। तो कहता है आगे, आगे स्टेटमेंट है, कहता है बट इन द लॉनलीस्ट डेजर्ट द सेकंड मेटामॉर्फोसिस ऑकर्स। दूसरा मेटामॉर्फोसिस उसी स्पिरिट का, सेम स्पिरिट का दूसरा मेटामॉर्फोसिस ऑकर होता है, और इस बार वो लायन बनता है ना। और जो लायन है, लायन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, रिबिलियन एंड फ्रीडम को। क्यों, क्योंकि लायन के अंदर स्ट्रेंथ होता है ना, वो रिबेल कर सकता है। कैमल के अंदर स्ट्रेंथ है बट वो बिल्कुल रिबेल नहीं करता, वो अपने मालिक का बिल्कुल सुनता है, और अगर उसको मालिक बोलता है कि बैठो तो वो बैठता है, उसके ऊपर सामान लाद दी जाती है, फिर वो उठता है, फिर वो चलता रहता है बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने, है ना। लेकिन यहाँ पे लायन, लायन के पास स्ट्रेंथ है, रिबेल करने का स्ट्रेंथ है। इसलिए कहता है, क्या कहता है यहाँ पे, मैं पढ़ता हूँ कुछ सेंटेंस। कहता है कि व्हाट इज द ग्रेट ड्रैगन विच द स्पिरिट नो लॉन्गर वांट्स टू कॉल लॉर्ड एंड गॉड। यहाँ पे जो ग्रेट ड्रैगन है वो एक तरह से गॉड का रिप्रेजेंटेशन है ना, एक क्रिश्चियन मोरालिटी का रिप्रेजेंटेशन है, एक वैसी चीज का रिप्रेजेंटेशन है, एक कल्चर का रिप्रेजेंटेशन है जिसको लोग हिदर डू बिलीव करते आ रहे हैं, मतलब पुराने समय से। यहाँ पे लाइन कहता है आई विल, विच मीन्स, मैं इसको बहुत बेसिक तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे लाइन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक रिबिलियन का है। वो कहता है कि ये जो समाज है, जो समाज एक जो जिस डॉगमा को लेके बैठा है, जिस कंफर्मिटी को लेके बैठा है ना, उसके अगेंस्ट वो डिबेल करने वाला है, उसके अगेंस्ट वो क्वेश्चन करने वाला है, उसके अगेंस्ट वो बोलने वाला है ना। और कहता है, इसलिए कहता है कि आई विल, मतलब मैं करूंगा। इसलिए देखो यहाँ पे सेंटेंस है, ऑल वैल्यूज हैव ऑलरेडी बीन क्रिएटेड। जितने भी वैल्यूज, यहाँ पे ड्रैगन और इसके बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है, तो ड्रैगन कहता है, बीच में गॉड कहता है, जो मोरालिटी है वो कह रहा है ऑल वैल्यूज हैव ऑलरेडी बीन क्रिएटेड एंड ऑल क्रिएटेड वैल्यूज आर इन मी। जितने भी वैल्यूज हैं वो ऑलरेडी क्रिएट किए जा चुके हैं, और ये सारी की सारी वैल्यूज मेरे अंदर हैं। कौन बोल रहा है यहाँ पे, ड्रैगन बोल रहा है। और कहता है कि ट्रूली देयर शैल बी नो मोर, और सच में बताऊं तो आगे ऐसा कोई मोरालिटी नहीं आने वाली है, आगे ऐसा कोई नया वैल्यूज सिस्टम क्रिएट नहीं होने वाला है, क्योंकि जो क्रिश्चियन मोरालिटी, क्रिश्चियन वैल्यूज हैं, जो वेस्टर्न वैल्यूज हैं, वो जो है वही बिल्कुल है, और उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। मैंने ऑलरेडी लाइन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। वो फाइट कर रहा है किस चीज को, कंफर्मिटी को, डॉगमा को, है ना, एक अथॉरिटी को, अथॉरिटी के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, अब तीसरा जो स्टेज है, तीसरे स्टेज में वही लायन जो स्पिरिट है वो बदल जाता है एक छोटे से बच्चे में, चाइल्ड में। तो यहाँ पे जो चाइल्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिएशन को, इनोसेंस को। तो यहाँ पे नीचे कहने की कोशिश करें कि इनोसेंस के थ्रू क्रिएशन करना, क्योंकि जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है ना, जैसे जैसे बच्चा चलना सीखता है, बोलना सीखता है, अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है ना, उस तरह से वो क्या होता है, उस तरह से वो सीखता है, उस तरह से, क्योंकि उसके अंदर इनोसेंस है, और इनोसेंस के थ्रू वो चीजों को सीखता है। कहता है कि द चाइल्ड इज इनोसेंस एंड फॉरगेटफुलनेस, अ न्यू बिगिनिंग, अ स्पोर्ट, अ सेल्फ प्रोपेलिंग व्हील, अ फर्स्ट मोशन, अ सेक्रेड यस,
Yes, a sacred yes is needed, my brothers, for the sports, for the sport of creation. The spirit now wills its own will. अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पिरिट नाउ विल्स इट्स ओन विल, विच मीन्स जो स्पिरिट है, ये जो तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन है उस स्पिरिट का, उसमें उसका खुद का अपना विल है. तो यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से जो वेस्टर्न मोरालिटी है, वेस्टर्न थॉट है, वेस्टर्न डॉगमा है ना, उस चीज के अगेंस्ट कैमल नहीं जा सकता, क्योंकि कैमल जो है वो वीक है, वो अपनी मास्टर का सुनता है, वो कभी रेबल नहीं कर सकता. लेकिन जब दूसरा स्पिरिट लायन आता है, तो लायन हैज अ पावर, लायन हैज द एबिलिटी टू गो अगेंस्ट देयर मास्टर. इसलिए मास्टर कौन है? ड्रैगन है. और ड्रैगन कहता है कि ऑलरेडी सारे वैल्यूज तो क्रिएट किए जा चुके हैं, अब तुम कौन सी वैल्यू लेके आओगे, और सारी वैल्यूज मेरे अंदर है. तो ये कहता है, अपोज करता है, कहता है कि नहीं, जिस तरह से अगर आप कहीं किसी जगह वर्क करते हो तो आपका जो हेड है वो आपको क्या बोलेगा कि जो मैं कहूंगा बिल्कुल वही सुनना है, जैसा मैं बोलूंगा बिल्कुल वैसा सुनना है. लेकिन उसमें से 90% लोग ऐसे होते हैं या 99% लोग ऐसे होते हैं जो एज इट इज सुनते हैं और एज इट इज करते हैं. लेकिन उसमें से एक ऐसा कोई इंसान होता है जो लायन होता है, जो रेबल करता है, कहता है कि तुम्हारे सिस्टम में फ्लॉड है, मैं तुम्हारे सिस्टम को क्यों सुनूं. उसी तरीके से यहाँ पे लायन के बाद एक चाइल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और ये जो चाइल्ड है वो रिप्रेजेंट करता है इनोसेंस को, और इनोसेंस को और सेल्फ लर्निंग को. क्योंकि बच्चा धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे वो लड़ता है, सोसाइटी से लड़ता है, समाज से लड़ता है, वो सीखता है ना. इसलिए कहता है द स्पिरिट नाउ विल्स. जो स्पिरिट है, जो तीसरा स्पिरिट है, जो चाइल्ड का स्पिरिट है, वो उसके अंदर खुद का अपना विल है. तो यही विल टू पावर जिसके बारे में नीचे बात करता है कि एक विलिंगनेस होता है लोगों के अंदर एक उबरमेंस बनने का, एक स्ट्रॉन्गर मैन बनने का, है ना. तो कह सकते हैं कि फ्रॉम ओबीडियंस, कैमल से हमने ओबीडियंस देखा कि वैसे लोग, कुछ वैसे लोग होते हैं जो कैमल की तरह होते हैं, जो ओबीडियंस को फॉलो करते हैं, जो उसी सिस्टम को, उसी मोरालिटी को फॉलो कर रहे होते हैं. लेकिन उसके बाद एक लायन आता है जो रेबल करता है इस चीज को. अब वो चेंज नहीं कर रहा है, लायन चेंज नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रेबल कर रहा है. फिर अगला क्रिएशन होता है चाइल्ड का, जिसके अंदर वो एक तरह से नया क्रिएशन करता है. यही है. अब हम अगले चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं. अगला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से उसने वैल्यू सिस्टम क्रिएट करना शुरू कर दिया. इसने जो कह सकते हैं कि नेचुरल ऑर्डर ऑफ वैल्यूज हैं वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर, इंडियन, अब इसको आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट से भी पढ़ सकते हो, इसको आप वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट से भी पढ़ सकते हो, इसको आप इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट से भी पढ़ सकते हो, है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है. क्योंकि यहाँ पे नीचे ने पहले चैप्टर में ही जितने भी वैल्यू सिस्टम क्रिएट किए गए हैं आज तक इंसान के द्वारा, उन सबको खारिज कर रहा है. उन सबको कह रहा है कि तुम्हारे अंदर फ्लॉड है ना, तुम्हारा जो वैल्यू सिस्टम है वो खराब है. अब देखो एक एक करके वो डिफाइन भी करेगा, एक एक करके वो डिफेंड करता जाएगा कि क्यों ऐसा क्यों है. अब ज़ैराथुस्ट्रा आगे बढ़ते हैं और उनको एक वाइज मैन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है. तो ज़ैराथुस्ट्रा सोचता है क्यों ना मैं जाता हूँ उस वाइज मैन से मिलके, उसकी चीज़ें मैं सुनता हूँ, उसकी बातें मैं सुनता हूँ, है ना. तो ज़ैराथुस्ट्रा चल दिया. कहाँ चला? उस वाइज मैन के पास. और ये जो वाइज मैन है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है कि वाइज मैन टीच करता है यंग मैन को वर्च्यू और स्लिप के बारे में. वो कहता है कि एक तरह से कह सकते हैं कि ये डिटेल मोनोलॉग है इस चैप्टर में. जो इनिशियली अगर हम इसको पढ़ेंगे तो एक तरह से डिटेल मोनोलॉग है जिसमें वाइज मैन कुछ चीज़ें बताता है, जिसके बेसिस पे वो कहता है कि अगर तुम अच्छा सोओगे, मतलब अगर रात में तुम्हें अच्छी नींद आएगी तो तुम एक वर्चुअस लाइफ जी रहे होगे, है ना. तो इसलिए कहता है कि इन ऑर्डर टू बी अ वेरी चेयरफुल पर्सन, इन ऑर्डर टू स्लीप वेल, you need to obey the authority, you need to reconcile with yourself, you need to avoid conflict. लेकिन यहाँ पे नीचे इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, पोइटिकली क्रिटिसाइज करेंगे. ठीक है, पहले तो समझते हैं कि वो कहता क्या क्या है. पहले तो नीचे पहुंचे उस आदमी के पास, उस वाइज मैन के पास, उसके पैर के नीचे बैठ जाते हैं, है ना. एक सभा चल रही होती है, उस सभा में उसके पैर के नीचे वो बैठ जाते हैं और वो सुनना शुरू करते हैं. और जैसे ही वाइज मैन बोलना शुरू करता है तो वो बहुत सारी चीज़ें बताता है, 40 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता है जिसके बेसिस पे एक अच्छा स्लीप इंसान ले सकता है. तो उसमें जैसे कुछ है, कहता है कि यू मस्ट ओवरकम योर सेल्फ 10 टाइम्स अ डे. मतलब दिन में 10 बार तुम्हें अपने आप से ओवरकम होना पड़ेगा, तुम्हें अपने फियर से ओवरकम होना पड़ेगा. मतलब यहाँ पे सिर्फ फियर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो कंफर्मिटी है, जो हमारा जो मोरल्स है, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, उस वैल्यू से तुम्हें ओवरकम होनी पड़ेगी, उस वैल्यू को तुम्हें सुननी पड़ेगी, है ना. 10 बार ये दिन में करना पड़ेगा. और फिर कहता है कि 10 टाइम्स मस्ट यू रिकंसाइल टू योरसेल्फ अगेन, और अपने आप से रिकंसाइल करना पड़ेगा एटलीस्ट 10 टाइम्स.
फॉर ओवरकमिंग इट्स बिटरनेस, अगर हमें बिटरनेस, लाइफ का जो बिटरनेस है उससे अगर हमें ओवरकम करना है, उसे अगर ओवरकम करना है तो हमें 10 बार रिकंसाइल करना पड़ेगा। तो 10-10-20 हो गया। अब कहता है कि यू मस्ट डिस्कवर 10 ट्रूथ अ डे। फिर आगे कहता है कि तुम्हें 10 ट्रूथ को जानना चाहिए हर सुबह, हर दिन। अगर 10 ट्रूथ तुम जानोगे तो रात्रि में क्या होगा कि जो ट्रूथ है वो तुम्हें हॉन्ट नहीं करेगा और तुम अच्छे से सो जाओगे, चैन से सो जाओगे, है ना। इसी तरीके से वो 40 ऐसी चीजें बताते हैं कि हर इंसान को करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब वो आगे स्टेटमेंट देता है, कहता है कि फ्यू नो इट, मतलब कुछ लोगों को पता है इन चीजों के बारे में, ये जो वर्चुअस चीजें हैं, ये जो मोरालिटी है, कहता है कि कुछ लोगों को ही पता है। बट वन मस्ट हैव ऑल द वर्च्यू इन ऑर्डर टू स्लीप वेल। और हर इंसान को ये 40 के 40 जो वर्च्यू उसने बताए, कहता है कि ये सारे 40 के 40 वर्च्यू इंसान को आना चाहिए और परफॉर्म करनी चाहिए ताकि वो अच्छा सो सके। क्योंकि उसने क्या किया, उसने कनेक्ट कर दिया कि जो इंसान अच्छा सोता है वही इंसान एक अच्छा वर्चुअस लाइफ जीता है। ये जो वाइज मैन है वो कहना चाह रहा है कि ये जो वर्च्यू है, वर्च्यू इज नथिंग बट एन ओपियम। मतलब कि ओपियम, जब जब हम ओपियम लेते हैं तो क्या होता है, हम बिल्कुल नींद में चले जाते हैं। ऐसा सपना, मतलब ऐसे सोते हैं जैसे कि पता ही नहीं होता है कि कब अगली सुबह हो गई, है ना। तो यहाँ पे नीचे क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ऑनर है, ओबीडियंस है अथॉरिटी के साथ, वो एक तरह से क्रूक्ड वन है। क्योंकि हमें इन सारी चीज़ों पे, मतलब अकॉर्डिंग टू नीचे, ये सारी की सारी चीज़ें कोई वर्चुअस लाइफ नहीं सिखा रहा। और ये जो वर्चुअस और ये जो क्रिश्चियन मोरालिटी है, ये हमें यही चीज़ कह रहा है। क्योंकि आप देखो ना, आप वर्क करते हो किसी न किसी कंपनी में, कहीं भी वर्क करते हो, तो हर इंसान चाहता है कि ट्रबल से दूर रहे, ट्रबल से दूर रहे। लाइफ में कोई बड़ा स्टेप नहीं लेने की कोशिश करता है। वो जैसा है वैसा ही कंफर्ट ढूंढ लेता है। जैसे आपका कमरा हो गया, कंफर्ट जोन होता है। जैसे आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो आप कभी उस वर्क को छोड़ के दूसरे वर्क में नहीं जाना चाहोगे, तो वो भी कंफर्ट जोन है। लेकिन कुछ परसेंट ऐसे लोग भी होते हैं जो इस चीज़ को रेबेल करते हैं, है ना। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं। तो एक सेंस में यहाँ पे मॉकरी है, मोरल प्रीचिंग है पैसिविटी का। तो यहाँ पे जो वाइज मैन है वो जस्टिफाई कर रहा है कि जो मोरल ग्राउंड है उसके लिए मतलब आपको अच्छा सोना पड़ेगा। अगर आप अच्छा सोओगे तो आप वर्चुअस लाइफ जियोगे। लेकिन यहाँ पे कहता है कि ब्लेस्ड आर दीज ड्रॉजी मैन फॉर दे शैल सून ड्रॉप ऑफ। अब नीचे यहाँ पे कहते हैं, ज़रथुस्ट्रा यहाँ पे कहता है कि भगवान उसे भला करे जो इंसान ड्रॉजी में आके सोने जाता है ना। क्योंकि क्योंकि वो कहना चाह रहा है कि अगर तुम सो जाते हो ड्रॉजी होके, काफ़ी थक के जब सो जाते हो, काफ़ी हार्ड, मतलब ये जो 40 चीज़ें हैं, जो 40 वर्चुअस चीज़ें हैं जो वाइज मैन ने बताया, उस चीज़ को फॉलो करोगे तो तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी, बहुत गहरी नींद आएगी, तब तुम वर्चुअस लाइफ जियोगे। लेकिन यहाँ पे नीचे कहता है कि इज इट रियली ट्रू, क्या सच में ऐसा होता है ना। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। आगे कहता है कि द वाइज मैन विथ हिज 40 थॉट्स सीम्स टू मी अ फूल। मतलब हंसते हुए, ज़रथुस्ट्रा हंसते हुए कहता है, अपने अपने हृदय से कहता है, अपने दिल से कहता है, अपने अंदर विचार लाता है, कहता है कि ये जो वाइज मैन है, ये जो वाइज मैन ने 40 थॉट जो दिए हैं एक अच्छा स्लीप के लिए, एक वर्चुअस होने के लिए, वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फूल आदमी है, ये तो मूर्ख आदमी है। बट आई बिलीव ही नोज वेल इनफ टू हाउ टू स्लीप। लेकिन मुझे पता है, इस इंसान को पता है कि, मतलब इस इंसान को सच में पता है कि वो इंसान को अच्छी नींद कब आएगी, कैसे आएगी। तो एक तरह से सिटारिकल वे में नीचे कह रहा है कि अच्छा सोना ही एक वर्चुअस लाइफ नहीं है ना। इसलिए कह रहा है कि टू ऑल दीज लाउडेड वाइज मैन, ये जो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें अच्छी नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी तो तुम अपने जीवन में अच्छा कर रहे होगे, है ना। खासकर आजकल जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ये आजकल आप लोग सुनोगे बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी बुक्स लिखते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर जैसे हो गए। तो मोटिवेशनल स्पीकर्स के अंदर बिल्कुल ऐसी चीज़ें ही देखने को मिलती है। तो एक सेंस में कटाक्ष है मोटिवेशनल स्पीकर के ऊपर कि मोटिवेशनल स्पीकर आपको बोलेंगे ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, तो रात में बहुत अच्छी नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी तो बहुत अच्छा लाइफ रहेगा। लेकिन यहाँ पे नीचे कहते हैं कि नहीं, ये सारे के सारे एक तरह से कह सकते हैं कि स्लीप विदाउट ड्रीम। ऐसे लोग जो इस चीज़ को विजडम मान रखे हैं, ये लोग जो सोते जरूर हैं लेकिन विदाउट ड्रीम, उनके अंदर कोई ड्रीम नहीं होता, है ना। इसलिए कहता है कि दे नो बेटर मीनिंग ऑफ लाइफ, और उन्हें मीनिंग ऑफ लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसलिए कहता है कि ब्लेस्ड आर दोज, मतलब भगवान ऐसे लोगों को भला करे, फॉर दे शैल सून ड्रॉप ऑफ। जिस तरह से वो सो जाता है उतनी ही जल्दी, उसी तरीके से उसकी लाइफ भी उतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो कभी सुपरमैन या उबरमैन नहीं बन सकता। ठीक है, थोड़ा ये चैप्टर डिफिकल्ट था, लेकिन आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब अगले चैप्टर पे चलते हैं।